से टिफिन। अंग्रेजों का खाना। भाई साहब, आजकल की युवा पीढ़ी तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है। सब अंग्रेजी चीजों के पीछे दीवाने हो रहे हैं। हमारे बुजुर्गों के बलिदान को भूल गए ये लोग। मैं 10 साल का था जब मेरे पिताजी अंग्रेजों को देश से निकालने की लड़ाई में शामिल हुए थे। कितने त्याग और बलिदान दिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, तब जाकर हमें अपना आजाद देश मिला है। और हमारे देश के मूर्ख नौजवान फिर से अंग्रेजों के और उनके तौर तरीकों के पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हमें देश में स्वदेशी को अपनाने का आंदोलन चलाना चाहिए। भाई साहब, वो सब पुरानी बातें हो गई। देश को आजाद हुए 70 साल से भी ज्यादा हो गए। अब अंग्रेजों के साथ भारत की कोई दुश्मनी नहीं रही। अरे हमारे देश से हर साल लाखों लोग जाकर लंदन में नौकरी कर रहे हैं। अब गुलामी का दौर खत्म हो गया है। आप भी पुरानी सोच से ऊपर उठ जाइए। ना तो मैं अपने बुजुर्गों के बलिदान को भूला और ना ही मैं अपने बच्चों को भूलने दूंगा। ना हमारे घर में कोई अंग्रेजी खाना खाएगा, ना अंग्रेजी कपड़े पहनेगा, और ना ही अंग्रेजों की किसी भी चीज को इस्तेमाल करेगा। हम तो सालों से ऐसा ही जीवन जीते आए हैं और आगे भी ऐसा ही जीवन जिएंगे। ये आपकी इच्छा है। हर किसी के पास अपने तरीके से अपना जीवन जीने की आजादी है। अगर आपको विदेशी खाना, विदेशी पहनावा, उनके तौर तरीके पसंद नहीं है तो ठीक है, आप देसी तरीके से अपना जीवन बिताइए। लेकिन जो लोग अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाना चाहते हैं, उनके ऊपर स्वदेशी अपनाने का दबाव तो आप नहीं बना सकते ना। अब आप ही बताइए, ये बात कहाँ तक जायज है कि आप सड़क चलते नौजवान लड़के लड़कियों को रोक कर उनसे बातें करते हैं? क्यों भाई साहब, ऐसे क्या गलत बात कह दी मैंने उनसे? मैं तो इस भटकी हुई नौजवान पीढ़ी को सही रास्ता दिखा रहा हूँ। अगर आपके जैसे उम्रदराज लोग भी आजादी की कीमत को नहीं समझेंगे तो ये कल के नौजवान क्या जाने कि इस मिट्टी में कितने लोगों का खून और पसीना शामिल है। ये सब बातें ठीक है भाई साहब, लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। जोर जबरदस्ती से ना तो किसी से भक्ति कराई जाती है, ना ही प्रेम। आपके कारण मेरे बच्चे इस रास्ते से होकर कॉलेज जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस रास्ते से गुजरने पर बीच में ही कुर्सी डालकर आप बैठे हुए नजर आ जाओगे और फिर लंबा चौड़ा स्वदेशी अपनाने का भाषण उन्हें सुना दोगे। देखिए भाई साहब, आप अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल करिए। उनको जो पहनाना हो पहनाइए, लेकिन आगे से मेरे बच्चों का रास्ता मत रोकिएगा। अरे परेशान हो गया हूं मैं रोज रोज आपकी शिकायत सुन सुन के। हमें अपने बच्चों को जैसे रखना होगा हम देख लेंगे। राम प्रसाद की बात सुनकर सुरेंद्र को और भी गुस्सा आता है। बात को बढ़ता देख सुरेंद्र का बेटा अभिनव वहां आ जाता है। अरे अंकल जी छोड़िए ना, आप भी किन बातों में लग गए। आप ये बताइए, आपके लिए चाय बनवा दूं? वैसे तो गर्मी का मौसम है, आप कहे तो ठंडा ले आऊं आपके लिए? ठंडा गर्म क्या होता है? चुपचाप जाकर बहू से कह दो कि 2 कप चाय बनाए। और ज्यादा गर्मी लग रही हो ना तुम्हारे इन अंकल जी को, तो नीम पानी बनाकर पिला दो। खबरदार जो ये अंग्रेजों वाली सॉफ्ट ड्रिंक मेरे घर में लेकर आए तो। बस बेटा, ठंडे गर्म की कोई जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने पापा को समझाओ। तुम्हारा ही लिहाज करके तुम्हारे पिताजी से इतने सम्मान से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत होनहार बच्चे हो तुम, हमेशा से सम्मान देते आए हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पिताजी के कारण हमारे संबंधों में खटास पड़े। जी अंकल, मैं समझा दूंगा। राम प्रसाद सुरेंद्र को समझाने की असफल कोशिश करने के बाद वहां से चला गया था। राम प्रसाद के जाने के बाद, बाबूजी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हम दोनों भाइयों के लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा था। अब किसी तरह मेरी शादी हुई है, लेकिन आपकी अगर हरकतें नहीं सुधरी तो लगता नहीं वो भी ज्यादा दिन तक चलेगी। अरे अंग्रेज चले गए, देश को आजाद हुए एक लंबा अरसा बीत गया, आप कब तक अपनी ढपली बजाते रहेंगे? तुझे क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा? तो ये सब किस लिए कह रहा है? तेरा भी मन मचल रहा होगा ना ये अंग्रेजी कपड़े पहनने के लिए। देख बेटा, कान खोल कर सुन ले, मैं तेरा बाप और इस घर में मेरी ही चलेगी। इस छत के नीचे रहना है तो अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल मैं तो करने नहीं दूंगा। मेरे घर में रहने का तो सीधा सा नियम है, खाकी पहनो और स्वदेशी अपना। बात आई समझ में कि नहीं? बाबूजी, कॉलेज में जब लड़के रोज कैंटीन में बैठकर मोमोज चाउमीन खाते थे ना, तो मैं घर का बना दाल भात ले जाता था टिफिन में। आपकी जिद को निभाने के लिए हमने भी कोई कम कुर्बानियां नहीं दी है। आपने हमसे हमारा पूरा बचपन ही छीन लिया है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आज बाजार में एक से बढ़कर एक चीज बिक रही है, लेकिन हमारा जीवन सिर्फ दाल भात और रोटी में ही सिमटता रह गया। क्योंकि कुछ भी नया खाने की कोशिश करो तो आप उसे अंग्रेजी खाना बताकर घर में जंग छेड़ देते। क्या कहा तूने? तुझे बड़ा मलाल है इस बात का कि तू अंग्रेजी खाना नहीं खा पा रहा है? अरे इस मिट्टी का कर्ज अदा करना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। अगर तू भी अंग्रेजी खाना खाने के लिए मचल रहा है ना, तो तू भी गद्दार है। आपसे तो बात करना ही बेकार है बाबूजी।
मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। रात को अपने कमरे में, पापा मुझे मैगी खानी है, मेरे सारे दोस्त बताते हैं मैगी बड़ी टेस्टी होती है। नहीं बेटा, हम लोग मैगी नहीं खा सकते, और दादाजी के सामने तो इस तरह की बात भी मत करना। तुम जानते हो ना, अंग्रेजी खाने की बात करो तो दादाजी नाराज हो जाते हैं। लेकिन पापा बाकी सब लोग तो खाते हैं, फिर हम लोग क्यों नहीं खा सकते? बेटा हम नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तेरे दादाजी ने क्या तुर्रा पाला हुआ है। ये सब बातें समझने के लिए अभी तो बहुत छोटा है। बस इतना समझ ले कि दादाजी की मर्जी के बिना हम लोग अपनी पसंद से कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे अभिनव का बेटा अंश 6 साल का हो गया था। वो स्कूल जाता तो बच्चों को बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज जैसे विदेशी खानों के बारे में बातें करते सुनता और अक्सर टिफिन में लेकर आते हुए भी देखता, जिसे देखकर उसका भी मन वो सब चीज खाने के लिए मचल उठता। लेकिन घर आकर जब वो अपने मम्मी पापा से उन चीजों से खाने के बारे में कहता तो उसे बस यही सुनने को मिलता कि अंग्रेजी खाने के बारे में बात करना भी उनकी यहाँ एक गुनाह है। नन्हा सा अंश समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मम्मी पापा जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। एक दिन सुरेंद्र की तबीयत ठीक नहीं थी और वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी अंश अपने पिता अभिनव के पास आता है। पापा आपको पता है हमारी कॉलोनी में 2 मकान छोड़कर पिज्जा की बहुत बड़ी शॉप खुल गई है। पापा अभी तक तो मैंने सिर्फ पिज्जा देखा ही था, अब तो हमारे घर के बिल्कुल पड़ोस पे पिज्जा की शॉप खुल गई है। अब मुझे पिज्जा खिलाओ ना। फिर से वही बात बेटा, क्यों रोज रोज एक ही बात को लेकर जिद करते रहते हो? क्या गलत कह रहा है जी बच्चा? बच्चों के लिए ही तो बनी है ये सारी चीजें। अब बच्चे ही नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? आपके बाबूजी ने तो जीना मुश्किल करके रखा है। अरे ऐसी कौन सी औरत है जो साल के 365 दिन खादी और सूती कपड़े पहनती हो? किसी की शादी हो, जन्मदिन हो, पार्टी हो या पूजा, हर मौके पर मुझे तो सिर्फ खादी या सूती की साड़ियां ही पहननी पड़ती है। एक से बढ़कर एक फैब्रिक आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन मजाले जो आपके बाबूजी खरीदने की इजाजत देते हो। मुझे पता होता ना तुम्हारा परिवार ऐसा साइको है तो मैं तुमसे शादी ना करती। अरे ऐसा कौन सा ससुराल होता है जिसमें बहू के कपड़े, खाने, हर चीज के ऊपर इतनी निगरानी की जाती है? बहू ससुर से पूछकर कपड़े पहनेंगी, ऐसा भी कहीं होता है क्या? मुझे पता है मेरा परिवार अजूबा है, करते हैं मेरे बाबूजी अजूबों वाली हरकतें, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे बताओ ना। ये घर छोड़कर तो नहीं भाग सकता। किसने कहा आपको कि आप घर छोड़कर भागे? मैं भी तो इतने साल से निभा रही हूं ना। लेकिन अगर हम साल के 365 दिन बाबूजी की खुशी के लिए स्वदेशी खाना खा सकते हैं, देसी पहन सकते हैं, तो क्या वो साल में 1 या 2 दिन हम लोगों की खुशी के लिए हमारी पसंद का काम नहीं कर सकते? साफ साफ बोलो तुम कहना क्या चाहती हो। मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, बातों को घुमाकर और परेशान मत करो। पापा आज मेरा बर्थडे है, प्लीज आप मेरे लिए पिज्जा ले आओ। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं दादू को नहीं बताऊंगा। और हाँ, हम सब लोग ना अपने रूम में बैठकर चुप कर खाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दादू कौन सा हमारे रूम में आकर देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। ठीक ही तो कह रहा है बच्चा, आज उसका बर्थडे है, उसकी खुशी के लिए ले आइए ना। इस बार 7 साल का हो जाएगा वो। आज तक उसने चक्कर भी नहीं देखा कि पिज्जा कैसा लगता है। और अब तो आपको पिज्जा खरीदने के लिए कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, घर के बगल में ही तो मिलने लगा है। पत्नी और बेटे की बातें सुनकर अभिनव का भी मन पसीज जाता है। सही बताओ तो मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन वगैरह खाऊं, लेकिन बस बाबूजी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है और मैं मन मार कर रह जाता हूँ। ठीक है बेटा, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा दादाजी से किया हुआ वादा तोड़ देंगे और पिज्जा लेकर जरूर आएंगे। इतना कहकर अभिनव चुपचाप पिज्जा खरीदने के लिए पड़ोस वाली बिल्डिंग में चला जाता है। अभिनव के जाने के बाद कितनी देर से अपने कमरे में लेटा हूँ, बड़ी घुटन सी महसूस हो रही है। ऐसा करता हूँ थोड़ी सी हवा खाने के लिए बाहर गली में टहलता हूँ, तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाएगा। हवा खाने के लिए सुरेंद्र कुमार भी अपने घर से निकलकर बाहर रोड पर टहलने लगते हैं। तभी उसे राधेश्याम जी का बेटा और बेटी पिज्जा की दुकान से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है। अरे ओ इधर आओ जरा, रमेश नाम है ना तुम्हारा? राधेश्याम जी के बेटे हो ना? बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं तुम्हें। एक बात बताओ, कहाँ तक पढ़े हो? मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ अंकल जी, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो स्कूल कॉलेज में ये नहीं पढ़ाया गया कि हमारे देश पर कितने सालों तक अंग्रेजों ने राज किया था और कितनी कठिनाइयों से उन अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ा गया था? आप कहना क्या चाह रहे हैं अंकल जी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ।
अरे भाई, ये कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी अंग्रेजी सोच तुम्हारे जैसे लड़के लड़कियों के ऊपर थोप कर गए। ये जो भी पिज्जा बर्गर वगैरह अंग्रेजी खाना तुम लोग खाते हो ना, ये तुम्हें एक बार फिर अंग्रेजों का गुलाम बना रही है। मैं तो कहता हूं त्याग दो ये अंग्रेजी खाना और स्वदेशी का नारा अपना लो। कसम खाओ कि आज के बाद न तुम अंग्रेजी खाना खाओगे, न अंग्रेजी कपड़े पहनोगे। गांधी जी की तरह खादी पहनो, यही भारत माता की सच्ची सेवा है। अंकल जी क्या बात कर रहे हो आप? मुझे नहीं पता था कि पिज्जा खाना देशद्रोह के अंदर आता है। और अगर पिज्जा खाना देशद्रोह होता तो पूरे देश में हर गली नुक्कड़ पर ये पिज्जा कॉर्नर क्यों खुले होते? आपको सुबह से कोई मिला नहीं क्या पकाने के लिए, जो आप हमें बोर कर रहे हैं? सुरेंद्र की जोर जोर से पिज्जा के बारे में कही गई अनाप शनाप बातें सुनकर पिज्जा वाला भी अपनी शॉप से निकलकर बाहर आता है। अरे अंकल जी, आपकी समस्या क्या है? देख रहा हूँ हर रोज आप किसी न किसी कस्टमर को पकड़कर उसको उल्टा पुल्टा सुनाते रहते हो। अरे मुझसे कोई समस्या है तो सामने कहिए। मेरे कस्टमर को रोककर परेशान करने का क्या मतलब है? देखो, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, अगली बार अगर ऐसा कुछ किया तो सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। तू क्या मेरी पुलिस में कंप्लेंट करेगा? हाँ, मैं तेरी दुकान के सामने धरने पर बैठता हूँ। ये अंग्रेजी खाना मेरी कॉलोनी में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम्हारे जैसे लोग मुनाफा कमाने के चक्कर में हमारे देश की युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं, अंग्रेजों का गुलाम बना रहे हैं। स्वदेशी अपनाओ, अंग्रेजों को भगाओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुरेंद्र पिज्जा की शॉप के सामने ही धरने पर बैठ गया था और लगातार नारेबाजी कर रहा था, जिसे देखकर थोड़ी देर में काफी भीड़ वहां जमा हो गई थी। दूसरी ओर अपने बाबूजी को पिज्जा शॉप के सामने तमाशा करते देख बेचारा अभिनव सांस थामकर किसी तरह अभी तक शॉप के अंदर बैठा हुआ था। वो जानता था कि अगर बाबूजी ने उसे दुकान से बाहर निकलते हुए देख लिया तो एक नए तमाशे की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कहते ना होने को भला कोई टाल सकता है क्या? तभी भीड़ में से एक आवाज सुरेंद्र कुमार जी के कानों से टकराती है। अरे भाई साहब, दूसरों को क्या पाठ पढ़ाते आप? आपका खुद का बेटा पिज्जा लेकर शॉप के अंदर छुपा हुआ है। सबसे पहले अपने परिवार को सुधारिए, उसके बाद समाज सुधार का ठेका उठाइएगा। भीड़ में से आई आवाज को सुनकर सुरेंद्र का पारा 7वें आसमान को छूने लगा था। सुरेंद्र गुस्से में पिज्जा की शॉप के अंदर जाता है तो देखता है वाकई अभिनव वहां 2 बड़े बड़े पिज्जा के डब्बे लेकर दुम दबाकर बैठा हुआ था। अभिनव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी यहाँ पर पिज्जा खाने के लिए आए थे? तुम भी इन बाकी भटके हुए नौजवानों की तरह गद्दार निकले। एक गद्दार मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी अंग्रेजी खाना खाने के लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन एक शर्त है बेटा, तुम्हें मेरा घर छोड़कर जाना होगा। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं ये सब अंग्रेजी खाना नहीं खाता हूँ। वो आज अंश का जन्मदिन है तो वो पिज्जा खाने की जिद करने लगा, बस उसी के लिए लेने के लिए मैं चला आया था। अभिनव समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुरेंद्र कुमार जी के सर पर तो आज जैसे शैतान सवार था। वो आओ देखते हैं न ताओ बेटे अभिनव को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बाबूजी ने मुझे पिज्जा की शॉप पर देख लिया है और अब उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। चाहे जो हो जाए वो मुझे घर में नहीं आने देंगे, लेकिन तुम ध्यान से सुनो, मैं अपने रहने का इंतजाम कर लूंगा। तुम अंश के साथ यहीं रहो, तुम्हें घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे आप? वो मैं सब देख लूंगा, तुम बाबूजी के साथ ही रुको, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अभिनव घर छोड़कर चला तो गया था, लेकिन उसके जाते ही घर में पैसों की भारी किल्लत होने लगी थी। सुरेंद्र कुमार तो लंबे समय पहले ही रिटायर हो चुके थे। उनके पास तो आय का कोई साधन ही नहीं था। पूरा घर अभिनव की कमाई से ही चला करता था और अभिनव को तो सुरेंद्र कुमार जी पहले ही धक्का देकर घर से बाहर निकाल चुके थे। अब बहुत बड़ा प्रश्न सामने खड़ा था कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। देख छोटे, अभिनव तो अब इस घर से जा चुका है, वो लौट कर नहीं आएगा। मुझे रिटायर हुए भी काफी समय हो गया है, मेरे पास जितनी सेविंग्स थी वो भी खर्च होने को आई है। अब तुझे ही कोई नौकरी देखनी होगी। इस घर के खर्चे की जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है। पापा, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं इस घर का खर्चा उठा सकूं, लेकिन क्या करूं, हमारे देश में बेरोजगारी का हाल ऐसा है कि अच्छी नौकरियां ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। फिलहाल तो मेरी छोटी सी तनख्वाह में ही घर चलाने की कोशिश करिए। बेटा, जितनी तेरी तनख्वाह है ना, उतने पैसों में तो अंश की स्कूल फीस और बाकी के खर्च भी नहीं निकल पाएंगे। समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। बाबूजी, भाभी और अंश को भैया के पास भेज दीजिए ना,
वैसे भी वो दोनों तो भैया की जिम्मेदारी है। नहीं बेटा, अंश मेरा भी तो पोता है, मेरी भी तो उसके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। और वैसे भी अभिनव घर छोड़कर नहीं भागा है, मैंने उसे घर से निकाला है। बहू की तो कोई गलती नहीं है, उसे घर से कैसे निकाल दूं? कुछ दिन इसी तरह से नौकरी की तलाश में बीत जाते हैं। इधर बाबूजी का घर खर्च के बारे में सोच सोच कर बुरा हाल था। कुछ दिन के बाद मनीष बाबूजी के पास आता है। बाबूजी, मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर आया है, लेकिन उसके लिए मुझे लंदन जाना पड़ेगा। लाखों रुपए हर महीने सैलरी के लिए मिलेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ आप मुझे कभी भी विदेश जाकर कमाने की परमिशन नहीं देंगे। बेटे की बात सुनकर बाबूजी शांत हो जाते हैं और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाते हैं। तो क्या बाबूजी, अब आप मनीष के पैरों में भी बेड़ियां डाल देंगे? आपके स्वदेशी प्रेम के कारण हमारा पूरा घर बर्बाद हो रहा है बाबूजी। ना हम अपनी पसंद का खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं। आपने अपने एक बेटे को तो घर से निकाल दिया और दूसरे बेटे के भविष्य को भी अंधकार में धकेल रहे हैं। ऐसे मौके सबको नहीं मिलते। ये मनीष के लिए एक अवसर भी है और हमारे परिवार की जरूरत भी, क्योंकि आखिरकार कर्ज लेकर कितने दिन तक इस घर का खर्चा चला पाएंगे आप? एक बार सोच लीजिए बाबूजी, आपके इनकार करने के बाद इस घर का भविष्य क्या होगा? बहू की बात सुनकर बाबूजी गहरी सोच में डूब जाते हैं और फिर बेटे मनीष को अपने पास बुलाते हैं। बहू ठीक कह रही है बेटा, मेरी जिद के कारण तेरा भविष्य हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। तू चला जा बेटा विदेश, अपना भविष्य संवार। अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए विदेश में कमाने जाना या फिर किसी और देश का भोजन खा लेना या कपड़े पहन लेने से हम देशद्रोही आतंकवादी नहीं हो जाते बाबूजी। देशभक्ति तो हमारे मन में होती है, उसे दिखाने के लिए खादी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। भैया को वापस बुला लीजिए बाबूजी, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा। जीवन भर लोगों को स्वदेशी अपनाने का नारा देता रहा, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि जब जेब में 4 पैसे होते हैं ना, आपकी बात भी लोग तभी सुनते हैं। मेरा बेटा घर छोड़कर क्या गया, लोगों ने मुझसे नजरें चुरानी शुरू कर दी। आज से मैं तुम लोगों को खाने पीने के लिए कभी नहीं रुकूंगा। जिसका जो मन करे वो खाओ, जैसे मन करे वैसे जियो। हाँ, मैं अभी भी स्वदेशी ही अपनाऊंगा, ये मेरी अपनी चॉइस है। उससे तो कोई समस्या नहीं है ना तुम लोगों को? बाबूजी की बात सुनकर पूरे परिवार का चेहरा खुशी से खिल उठता है। जल्दी ही अभिनव वापस अपने घर लौट आता है और मनीष अपना भविष्य चमकाने के लिए विदेश यात्रा पर निकल पड़ता है। गीता अपनी सास कमला और अपनी मम्मी के साथ घूमने जा रही थी। मम्मी जी, मैं तो तैयार हो गई, आप अब तक तैयार नहीं हुई? अरे बहू, मैं तो कब से रेडी होकर बैठी हूँ। क्या मम्मी जी, आप इतनी फीके रंग की साड़ी पहनकर चलेंगी? आप गाउन पहनिए ना। अरे ना बहू, ये गाउन वाउन मेरी समझ से बाहर है। तूने पहन लिया ना, वही बहुत है। मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। मम्मी जी, ये तो आजकल का फैशन है, हर कोई इसी तरह के कपड़े पहनता है। मैं तो कहती हूँ आप भी ऐसे ही कपड़े पहना करो। अरे ना बाबा ना, तू ही कर ले बहू सारा फैशन। मुझे नहीं करना ये सब, मुझे नहीं पहनना ऐसे कपड़े। ना ही मुझे ये आजकल का फैशन फुसन समझ में आता है। मम्मी जी, उसे फैशन कहते हैं। आप तो येलो और क्रीम, बस यही 2 कलर पहनती हो, वो भी इतने फीके रंग। आप थोड़े चटाकेदार रंग पहना करो ना, उनमें आप बड़ी ही अच्छी लगोगी। अरे रहने दे बहू, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे देखकर कोई क्या कहेगा। ये देखो, इस बुढ़िया को बुढ़ापे में भी जवानी चाहिए। मम्मी जी, अभी आपकी इतनी उम्र कहाँ हुई है? गीता और कमला जब बात कर रही थी तब उनके घर की बेल बजती है। मम्मी, आप आ गई? हाँ, आप चले क्या? हाँ जी चलिए। अरे बहन जी, पर आप तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई। अरे नहीं तो बहन जी, मैं तैयार हूँ। क्या कहा? आप हमारे साथ ऐसे चलेंगी? नहीं नहीं नहीं, आपको बिना हमारे जैसे कपड़े पहनने होंगे। हाँ मम्मी, अब आप ही समझाइए ना, मैं तो मम्मी जी को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। हाँ जी बहन जी, आपको आज तो कुछ डिफरेंट पहनना होगा। इतने ओल्ड फैशन में तो आजकल कोई भी नहीं रहता। पर मुझे ऐसे कपड़ों में शर्म आएगी और मेरे पास ना ऐसे कपड़े हैं भी नहीं। मम्मी जी, आप क्यों चिंता करती हैं? मेरे पास है ना इतने सारे कपड़े, आप उनमें से कुछ भी पहन लीजिए। उसके बाद गीता अंदर जाकर अपने कपबोर्ड से एक प्लाजो सूट निकाल कर लाती है और कमला को देती है। फिर कमला गीता का सूट पहनकर बाहर आती है। अरे बहन जी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। मम्मी जी, ये हुई ना बात। ठीक है, अब चले।
इसके बाद वे तीनों घर से बाहर घूमने चले जाते हैं। जब कमला और गीता शाम को वापस घर लौट रही थी तब उन्हें उनकी पड़ोसन मिलती है। अरे कमला, आज तो तुम बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हो। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हारा तो रूप बिल्कुल ही बदल गया है। वाह वाह, क्या कमाल किया है तुमने। शुक्रिया। देखा मम्मी जी, आज सभी आपकी कितनी तारीफ कर रहे थे। आप सच में इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अब से मैं भी ना ऐसे ही कपड़े पहना करूंगी। हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब से आप हमेशा मेरे साथ नई नई ड्रेसेस ट्राई करना और हम दोनों सास बहू मिलकर धमाल मचा देंगे। हाँ हाँ, मैं भी जरा ट्राई करके देखूं तुम्हारा पैसन। अरे नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं उसे, फैशन फैशन। अगले दिन से कमला अपनी बहू से उसके कपड़े मांगकर पहनने लगती है। अरे बहू, ला तो मुझे वो जरा अपना हरे कलर का सूट तो दे दे। मुझे ना उसका डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। जी मम्मी जी, अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। अच्छा ये बता, ये सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? मम्मी जी, आपने तो फिर से कमाल कर दिया। आप इसमें बहुत ही अच्छे लग रहे हो। वैसे बहू, मुझे ना तेरे सूट पहनने में बहुत ही मजा आता है। ये कितना कंफर्टेबल है। साड़ी तो अब मुझे बिल्कुल बोरिंग लगने लगी है। साड़ी पहन कर तो ना मैं बंद जाती थी। अब मुझे इनमें कितना आराम मिलता है। मैं तो आपसे हमेशा से कहती थी मम्मी जी। चलो अच्छा है, कम से कम आपने देर से ही सही पर मेरी बात मानी तो सही। हाँ बहू। एक रात गीता और कमला को एक पार्टी में जाना था। मैं तो आज पार्टी में अपना गाउन पहनूंगी और मम्मी जी से भी पूछ लेती हूँ कि वो क्या पहनेंगी। आज मैं उन्हें भी गाउन ही पहनाऊंगी। देख तो बहू, मैं इस गाउन में कैसी लग रही हूँ। अरे मम्मी जी ने तो मेरा ही गाउन पहना है। मुझे आज पार्टी में यही पहनना था, अब क्या करूं। जी मम्मी जी, आप इस गाउन में बहुत अच्छे लग रहे हो। चल बहू, अब तू भी जल्दी से रेडी हो जा। जी, अब मैं क्या पहनूं? गाउन तो मम्मी जी ने पहन लिया। कोई बात नहीं, आज मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ। अगले दिन गीता नितिन के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। अरे मेरा रेड कलर का सूट कहाँ चला गया? मैंने यहीं पर तो रखा था। पता नहीं आजकल मेरे सारे कपड़े कहाँ गायब हो जाते। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। हाँ, पर मेरा सूट कहीं पर नहीं मिल रहा। सूट अपने आप चलकर कहाँ जाएगा? ध्यान से देखो, वहीं होगा। मैंने पूरा कपबोर्ड छान लिया है पर मेरे काफी सारे सूट नहीं मिल रहे। आजकल पता नहीं मेरे सारे कपड़े कहाँ गायब हो जाते हैं। उसके बाद गीता कोई दूसरा सिंपल सा सूट पहन लेती है। फिर जब वो बाहर हॉल में आकर देखती है तो कमला वही रेड कलर का सूट पहनकर बैठी थी जिसे गीता इतनी देर से ढूंढ रही थी। अरे मम्मी जी, ये रेड कलर का सूट आपने पहन रखा था? मैंने तो इसे पूरे कमरे में ढूंढ लिया। हाँ बहू, मुझे ना तेरे कुछ सूट बहुत ही पसंद आ गए। इनके कलर इतने प्यारे प्यारे हैं, इसीलिए तेरे कुछ सूट अपने कमरे में ले आई हूँ पहनने के लिए। अच्छा, तो मेरे सारे सूट इसलिए गायब हो रहे हैं। वही मैं सोचूं कि आखिर मेरे सारे कपड़े कहाँ जाते हैं। ये मम्मी जी को तो अच्छी आदत हो गई है मेरे कपड़े पहनने की। अब तो ये मुझसे बिना पूछे ही मेरे सारे कपड़े ले लेती हैं और मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं बचता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन गीता कमला के लिए बहुत सारे सूट खरीद कर ले आती है। ये देखिए मम्मी जी, मैं आपके लिए कितने सारे कपड़े लेकर आई हूँ। मैं ये सारे सूट आपके लिए लाई हूँ। अब से आप इन्हें पहना कीजिए। अच्छा बहू, अब से ना मैं रोज नए नए सूट पहनूंगी। मैं अभी जाकर इन्हें ट्राई करके आती हूँ। हाँ, और कृपा करके मेरे सूटों को बख्श दीजिएगा। कमला सारे सूट पहनकर शीशे में देखती है। नहीं नहीं नहीं, ये सूट इतने खास नहीं है। मुझे तो बहू के सूट ही ज्यादा पसंद है। मैं तो उसी के सूट पहनूंगी। कमला ने कुछ दिन तो अपने सूट पहने, फिर से उसने गीता के सूटों को पहनना शुरू कर दिया। कमला गीता से बिना पूछे ही उसके सारे सूट ले लेती थी। अरे, फिर से मेरी अलमारी खाली है। मुझे तो यहाँ पर मेरा एक भी सूट नहीं मिल रहा। जरूर मम्मी जी ने फिर से मेरे सारे सूट ले लिए होंगे। कुछ दिन पहले ही तो मैंने उनके लिए इतनी सारी शॉपिंग की थी। वो अपने सूट क्यों नहीं पहनती है? परेशान हो चुकी हूँ मैं तो। अरे क्या हुआ, तुम फिर से इतने गुस्से में क्यों? देखिए ना, मम्मी जी ने फिर से मेरे सारे कपड़े ले लिए, जबकि मैं उनके लिए इतने सारे कपड़े खरीद कर लाई थी। अब आप ही उन्हें कुछ समझाइए। अरे कोई बात नहीं, मम्मी को तुम्हारे कपड़े ज्यादा पसंद है। अगर वो तुम्हारे कपड़े पहन भी लेती है तो क्या हुआ, इसमें भला क्या आफत आ गई। अरे पर अभी तुम परवर छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। ठीक है।
मैं बताती हूँ कि दूसरों के कपड़े पहनने से क्या होता है और कौन सी आफत आती है। जब नितिन शाम को घर वापस आता है तो वो देखता है गीता ने उसके कपड़े पहन रखे थे। अरे तुमने मेरे कपड़े क्यों पहना है? माँ जी ने मेरे सारे कपड़े ले लिए हैं, अब मेरे पास तो कोई कपड़े बचे ही नहीं, तो मैंने आपके कपड़े पहन लिए। अरे तुम भी ना गीता ये सब। मुझे नींद आ रही है, हम कल बात करेंगे। फिर अगली सुबह नितिन अपनी ब्लू कलर की शर्ट ढूंढ रहा था। अरे अब मेरे कपड़े कहाँ गायब होने लग गए? गीता, गीता जल्दी इधर आओ, मुझे मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही। गीता कमरे में आती है। अरे तुमने मेरी ब्लू शर्ट क्यों पहनी है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऑफिस के लिए ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है और ऊपर से तुम हो कि मेरे सारे कपड़े पहन लेती हो। आखिर अब मैं ऑफिस क्या पहन कर जाऊंगा? अब आप ही बताइए, मैं भला क्या करती? मम्मी जी तो मेरे सारे कपड़े ले जाती हैं, अब मेरे पास कपड़े बचे ही नहीं, तो मुझे भी तो कपड़े चाहिए ना, इसलिए मैंने आपके कपड़े पहन लिए। और अगर मैंने आपके कपड़े पहने तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? गीता, अगर तुम मेरे कपड़े पहनोगी तो मैं ऑफिस में क्या पहन कर जाऊंगा? और मम्मी जी अगर मेरे कपड़े पहनेंगी तो मैं क्या पहनूंगी? इसलिए अगर आपको अपने कपड़े वापस चाहिए तो आप मम्मी जी को समझाओ, सीधी बात। इतना कहकर गीता वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे मम्मी से बात करनी होगी, नहीं तो ऐसे तो मेरे पास ऑफिस में पहनकर जाने के लिए कपड़े ही नहीं बचेंगे। मम्मी, आप गीता के कपड़े क्यों पहनती हो? आप अपने कपड़े पहना करो ना, उसे कितनी परेशानी होती है। अरे नहीं बेटा, बहू के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और उनका रंग भी ना एकदम चटाकेदार होता है। मैं तो भाई बहू के कपड़े ही पहनूंगी। लगता है अब मुझे भी इन सब की आदत डालनी होगी। नीता की माँ नहीं थी, उसकी शादी का सारा जिम्मा भाई भाभी के सर था। देखो वर्षा, नीता मेरी इकलौती बहन है। माता पिता ने यह जिम्मेदारी मेरे सर डाली है और मैं चाहता हूं कि नीता की शादी सबसे अच्छी हो, इतनी अच्छी कि दुनिया देखे कि शादी कैसे होती है। वर्षा यानी नीता की भाभी को नीता एक आंख न भाती। वो उससे हमेशा कंपटीशन करती रहती। जलन के मारे वो पति से कहती है, हाँ हाँ, हम लोगों के तो बच्चे हैं नहीं, जो है लुटा दो सब बहन पर। माँ पिता जिम्मेदारी दे गए हैं, अरे बच्चों का खर्चा देखे या बहन का। देखो वर्षा, मेरे लिए नीता भी मेरा बच्चा ही है। छोटी सी थी तब से मैं ही तो उसे संभाल रहा हूँ। बाकी ऊपर वाला है, उस पर विश्वास रखो, कर्म करो, फल ऊपर वाला दे देगा। नीता का भाई भाभी को ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि भाभी की माँ का फोन आ जाता है। अरे क्या हो गया वर्षा, क्यों परेशान हो रही है? सब ठीक है ना? भाभी अपनी माँ से सारी बात कह देती है। तू फिक्र मत कर, मैं रास्ता दिखाती हूँ, बस ऐसा करती जा तू। भाभी, आज वो रोहन के मम्मी पापा शाम को घर आने वाले हैं, उन लोगों ने भाई को भी फोन कर दिया है, तो नाश्ते पानी का इंतजाम मैं हूं ना, देख लूंगी, तू फिक्र ना कर। हाँ, शाम को जब लड़के वाले आते हैं तो भाभी उन लोगों के सामने सिर्फ चाय लेकर आ जाती है। भाभी, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप बैठिए। नीता किचन में जाती है लेकिन वहां कुछ नहीं होता। काफी देर तक जब नीता बाहर नहीं आती तो उसकी होने वाली सास कहती है, क्या बात है नीता, अंदर बैठकर सारा नाश्ता अकेले ही खा रही है क्या? थोड़ी देर बाद नीता बाहर आती है तो उसके हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे होती है। घर पर बना स्वादिष्ट नाश्ता वो अपने ससुराल वालों को देती है कि तभी भाई भी आ जाता है। सॉरी, मुझे दफ्तर से आने में देर हो गई। आप लोगों ने कुछ लिया या नहीं? फिर वो वर्षा की तरफ देखकर पूछता है, वर्षा, क्या खिलाया तुमने सभी को? जी, भाभी ने चाय बनाई थी और मैंने ये सारा नाश्ता। अब क्योंकि मैं चाहती थी कि तेरे ससुराल वाले भी देखे कि तू ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। खैर, ससुराल वाले सारी बात करके जाने ही वाले होते हैं कि लड़के की माँ कहती है, देखिए, मैं तो साफ बोल रही हूँ, मुझे दहेज के नाम पर कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे रिश्तेदारों का स्वागत अच्छा कर दीजिए, बाकी तो हम भी समझ रहे हैं कि लड़की के पिता नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी नीता के लिए पिता जैसा ही हूँ। जो भी आप चाहे हम लोगों से बात कर सकते हैं। वर्षा, अब अरे जब आंटी कह रही हैं कि कुछ नहीं चाहिए तो क्यों बोल रहे हो? अब हमारे भी तो बच्चे हैं, क्यों आंटी जी कैसे करेंगे सब कुछ?
सास के साथ ही नीता के ससुराल वाले समझ जाते हैं कि लड़की की भाभी कैसी है। सास नीता के सर पर हाथ रखकर कहती है, तू किसी भी चीज की चिंता ना करना, बस खुश रहना और हमारे घर आने की तैयारी कर ले तू। सब वहां से चले जाते हैं। शादी का दिन नजदीक आता है। मैं बाजार जा रही हूँ नीता की शॉपिंग के लिए। अरे तो नीता को भी साथ लेकर जाओ। अरे नहीं, वो तो मैं लेन देन के कपड़े लेने जा रही हूँ जो नीता के ससुराल वालों को देना है। देखो वर्षा, नीता की होने वाली सास ने सिर्फ यही कहा था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस रिश्तेदारों का स्वागत अच्छे से हो, याद है ना? अरे हाँ याद है, क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि उनके कपड़े अच्छे लेना, क्या है कि किसी का मुंह ना बने। चलिए ना भाभी, मैं भी साथ में चलती हूँ, दोनों की पसंद हो जाएगी। लेकिन भाभी नीता को लेकर नहीं जाती और अकेले ही जाकर सारा सामान ले आती है। लेकिन नीता जब उन कपड़ों को देखती है, भाभी ये क्या है? ये तो घरों की नौकरानियां भी नहीं पहनती हैं। अरे कोई एक तो नहीं, 30 साड़ी लेनी थी, कहाँ से आता पैसा? तूने तो बोल दिया। अरे कौन सा ससुर जी पैसा छोड़ कर गए थे? नीता को भाभी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो रोते हुए कमरे में चली जाती है कि तभी पीछे से भाई आ जाता है। अरे क्या बात हो गई नीता, रो क्यों रही है? तभी भाभी बात को पलट देती है। वो क्या है ना, लड़की है, शादी के बाद विदाई हो जाएगी ना, तो सोच सोच कर रो रही है हमारी नीता। हाँ ये तो है, उसके जाने के बाद तो घर सूना ही हो जाएगा। वैसे तुम सामान लेने गई थी ना, ले आई? जरा दिखाओ तो। अरे रहने दो ना, एक दो सामान हो तो दिखा भी दो, लेकिन इतनी सारी साड़ियां खोलना बंद करना। लेकिन मैंने नीता को दिखा दी है। हाँ अच्छा फिर ठीक है, कपड़ों में कोई कंजूसी ना करना वर्षा, इज्जत का सवाल है। सभी मेरे ऊपर ही उंगली उठा देंगे कि मैंने ही बहन की शादी जैसे तैसे कर दी। उधर भाभी अपनी माँ को फोन करती है। माँ तुमने सही कहा था, चुपचाप काम करने में बड़ा मजा है, पैसे भी बच रहे हैं और किसी को शक भी नहीं हो रहा। आज ना मैंने लोकल शनि बाजार है ना, वहां से सस्ती सी 30 साड़ियां ली, देखने में भी ठीक ठाक और दाम भी मस्त। नीता सारी बात देख समझ रही थी, लेकिन क्या करती, अपनी ही शादी में बोलना उसे ठीक नहीं लग रहा था। ये सारा सामान मैं इस अटैची में डालकर ऊपर रख देती हूँ। लोकल मार्केट से अटैची भी सस्ती मिल गई। अरे वर्षा, वो शादी में जो हलवाई आएगा उससे सामान देख लेना क्या क्या लाना है, कैसे काम करेगा, और जो पैसे मांगे दे देना। क्यों नहीं। वर्षा की माँ शादी में आई होती है। नीता भाभी के पास किसी काम से जा रही होती है कि उसे भाभी की आवाज आती है। देख माँ मैं क्या करती हूँ, उसके सास ससुर को खाना अच्छा चाहिए था ना। अरे अच्छा खाने के लिए अच्छे पैसे भी तो खर्च करने होते हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए उन्हें। मैं ना सिर्फ पूरी सब्जी खिलाकर भेज दूंगी। हाय रे, भाभी तो भाई की नाक कटाने वाली है। मुझे ये बात अपने सास ससुर को अभी बतानी चाहिए, नहीं तो उन लोगों की मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। नीता पहले अपने भाई और फिर सभी को भाभी की ये बात बता देती है। लेकिन शाम को जब बारात आती है तो अरे ये बारात कहाँ जा रही है, और फिर ये मेहमान उन लोगों को ये बाजू वाले हॉल में क्यों लेके जा रहे हैं? क्या पता, पर अच्छा है ना। मैंने सुना है बाजू वाले पंडाल का सारा इंतजाम शानदार है। हर स्टेट का खाना मेहमानों के लिए रखा है, तोहफे से लेकर डेकोरेशन सब बढ़िया ही बढ़िया। अरे पागल है माँ, ऐसे तो उन लोगों की बेइज्जती भी ना होगी। रुक मैं देख कर आती हूँ। वर्षा बगल वाले पंडाल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पति मेहमानों का स्वागत कर रहा है। अरे ये क्या है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ये तो किसी बड़े आदमी की शादी लग रही है। हाँ, ये मेरी बहन की शादी है। वो तो भला हो कि वक्त पर तुम्हारी चाल का पता चल गया, नहीं तो। तभी नीता की सास भी आ जाती है। जिनके माता पिता नहीं होते ना, उनकी भाभी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे ननद नहीं बेटी समझे। लेकिन वैसे जिसके साथ भगवान है उसके साथ बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब शादी में आप आई हैं तो खाना खाकर जाना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।